नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं जो कल हमने लास्ट वीडियो में भारत पर विदेशी आक्रमण से संबंधित टॉपिक के बारे में चर्चा किया था। उम्मीद है आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और अच्छे से पॉइंट आउट भी किया होगा। तो आज उससे संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग कवर करते हैं और इससे संबंधित हमने 10 प्रश्न को लिया है आज के सेशन में और इन्हीं 10 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। ये प्रश्न जो है गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इन्हीं में से ही प्रश्न आगे आगामी परीक्षा में भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो हम लोग आज इसे कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कि प्रश्न कौन कौन से हैं। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न लिया गया है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस वंश का शासन था। ध्यान रहे, इसमें लिखा है सिकंदर के आक्रमण के समय। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो आक्रमण किया था 326 बीसी में। और 326 बीसी में भारत के उत्तर भारत में कौन सा साम्राज्य था? तो मगध साम्राज्य था। और मगध साम्राज्य का शासक कौन था? तो नंद वंश का शासन था। और नंद वंश में भी कौन कर रहा था शासन? इसको अगले प्रश्न में हम चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर सही होगा वो ए होगा। अगर हम प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो इसमें क्या लिखा है? मगध का कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? सिकंदर के समकालीन, तो सिकंदर के समकालीन था धनानंद था। धनानंद से ही वो युद्ध न करके वो व्यास नदी के उस पार से ही वापस लौट गया था। तो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मगध का शासक धनानंद था। फिर प्रश्न नंबर 3 में हमने लिया है कि वह भारतीय राजा कौन था जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। वह भारतीय राजा कौन था जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था? तो वो था पुरु। और पुरु को ही पोरस के नाम से जाना जाता है। पोरस बहादुरी पूर्वक सिकंदर से लड़ा था, अंत में पराजित हो गया था, लेकिन पोरस था। और पोरस और सिकंदर के जो मध्य युद्ध हुआ था उसे झेलम का युद्ध या इसे हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं, एक और शासक देख लेते हैं। ये आम्बी था। आम्बी ने ही सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। प्रश्न नंबर 4 में अगर हम देखें तो निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो नियार्कस भी आया था, अनेसिक्रिटस भी आया था और अरिस्टोबुलस भी आया था। डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो इसमें नहीं शब्द लगा, इसको हमें पॉइंट आउट करना है। डाइमेकस किसके कार्यकाल में आया था? तो ये आया था मौर्य सम्राट बिंदुसार के कार्यकाल में भारत आया था। बिंदुसार के दरबार में आया था। इसको भेजा किसने था डाइमेकस को इनके दरबार में? तो भेजे थे एंटियोकस। एंटियोकस ने अपना राजदूत बना करके डाइमेकस को भारत भेजा था। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डाइमेकस। प्रश्न नंबर 5 है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात यानी नंद वंश का जो अंतिम शासक धनानंद था उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए सही होगा। प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत हम देखें तो क्या लिखा हुआ है? गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया है
कि जो जीवक वैद्य था, राज वैद्य था, वो बिंबिसार का दरबारी वैद्य था और बिंबिसार ने ही जीवक को अवंती के जो शासक थे, चंड प्रद्योत नाम था उनका, और वो जब पांडु रोग से पीड़ित थे तो उनके इलाज के लिए इसे भेजा था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिंबिसार हो जाएगा। तो बिंबिसार कहाँ के शासक थे, तो वो मगध के थे। चंड प्रद्योत कहाँ का था, तो ये चंड प्रद्योत जो है वो शासक था अवंती का, उसी की दवा करने के लिए भेजा था इसने। अगला प्रश्न देखें, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन है, महापद्म नंद। महापद्म नंद को एक और उपाधि से जानते हैं, सर्वछत्रांतक। सर्वछत्रांतक भी उन्हें कहा जाता है, किसे, महापद्म नंद को। प्रश्न नंबर 8 है, किसने वज्र संघ को हराकर मगध में शामिल किया था। तो वो वज्र संघ को पराजित करने वाला कौन था, अजात शत्रु ने किया था। और अजात शत्रु ने वज्जी को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए 16 वर्षों तक लगातार जो संघर्ष किया था और बाद में जो है उसको अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। और वज्जी संघ के खिलाफ युद्ध में ही अजातशत्रु ने 2 नए हथियारों का उपयोग किया था, जिसका नाम तो क्या था, महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक और रथमूसल, 2 नए हथियार का उपयोग किया था। प्रश्न नंबर 9 के अंतर्गत देखें, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। इसे गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी, तो गिरिब्रज थी। प्रश्न नंबर 10 के अंतर्गत अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुप्तमती राजधानी थी। तो सुप्तमती किसकी राजधानी थी, चेद की राजधानी थी। अगर हम पंचाल की राजधानी देखें तो क्या थी, अहिछत्र और काम्पिल्य। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और अवंती की 2 राजधानियां थी, एक थी उज्जैनी और दूसरी थी महिष्मती। तो इस प्रकार अगर हम एक बार पुनः देखें, पहले प्रश्न का जो जवाब होगा, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस वंश का शासन था, तो वो था नंद वंश का शासन था। हमारा ऑप्शन ए सही है। दूसरा, मगध का कौन शासक सिकंदर के समकालीन था, तो कौन था, धनानंद था, यानी बी ऑप्शन सही होगा। वह भारतीय राजा कौन था जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था, तो वो था पुरु था, यानी ऑप्शन हमारा बी सही होगा। और इस युद्ध को झेलम का युद्ध या हेड स्पीच का युद्ध कहते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, तो नहीं आने वाला कौन था, वो डाइमेकस था। और डाइमेकस भारत में कब आया था, वो बिंदुसार के समय में आया था। किसने भेजा था, तो एंटियोकस ने अपना दूत बनाकर भेजा था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया था, तो वो मौर्य वंश ने शासन किया था। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था, तो वो बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। प्रश्न नंबर 7 है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो वो थे महापद्मनंद। इन्हें और एक नाम से जानते हैं, सर्वछत्रांतक। किसने वज्र संघ को हराकर मगध में शामिल किया था, तो वो था अजात शत्रु। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो वो राजगिरी या गिरिब्रज थी। 6वीं शताब्दी बीसी में सुप्तमती राजधानी थी, तो किसकी थी, चेद की राजधानी थी। इस प्रकार हमने 10 प्रश्नों को कंप्लीट किया है और आगे हम अगला सेशन लेकर हाजिर होंगे, जो कि होगा मौर्य वंश से संबंधित
धन्यवाद।